हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्टडी IQIAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। महत्वपूर्ण खबर है आज जिस पर हम बात करने वाले हैं। वास्तव में नमक से लेकर हवाई जहाज तक, ट्रक से लेकर के बेहतरीन होटल चेन तक, हमारे जीवन के हर एस्पेक्ट को जो ग्रुप छूता है वो है टाटा ग्रुप। हम आज बात करने वाले हैं अपने देश के सबसे प्रतिष्ठित औद्योगिक समूह टाटा ग्रुप की, उसमें चल रहे सत्ता संग्राम की और उसके साथ साथ कानूनी दांवपेच की, संस्थागत और नैतिक आयामों की। यह सिर्फ एक कॉरपोरेट हाउस के अंदर की लड़ाई नहीं है, वास्तव में यह भारत के सबसे बड़े बिजनेस ट्रस्ट टाटा ट्रस्ट और टाटा ग्रुप में सक्सेशन, गवर्नेंस और ट्रस्ट लॉ का भी एक बहुत बड़ा टेस्ट है। और यह बताता है कि नेतृत्व बदलने के बाद संस्थाएं कैसे अपनी दिशा और दशा दोनों भी खो सकती हैं। टाटा ग्रुप उद्योग जगत में केवल एक नाम नहीं है, यह एक भावना है, यह एक इमोशन है, यह एक भरोसा है, ट्रस्ट की पहचान है। 16 लाख करोड़ से अधिक का वार्षिक रेवेन्यू जनरेट करने वाला टाटा ग्रुप, जिसमें 100 से ज्यादा कंपनियां आती हैं। टाटा नमक से लेकर टाटा स्टील तक, टाटा मोटर्स से लेकर के टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज तक और ताज होटल तक, हमारी जीवन की रोजमर्रा की जिंदगी में टाटा एक कांस्टेंट टर्म है। एक ऐसे समूह में नेतृत्व की लड़ाई का विवाद यह सिर्फ एक परिवार की लड़ाई नहीं है, यह सिर्फ एक समूह की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह भारत में कॉरपोरेट गवर्नेंस मॉडल का स्ट्रेस टेस्ट है। समझते हैं इस विवाद को थोड़ा गहराई से, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बैकग्राउंड क्या है? बात शुरू होती है टाटा ग्रुप से, रतन टाटा से। भारत में कई कंपनियां जो होती हैं वो फाउंडर ड्राइवन होती हैं, मतलब कंपनी की असली ताकत जो होती है उसके संस्थापक या आइकॉनिक लीडर में होती है और उसी की पर्सनालिटी के साथ वो अपने आप को आइडेंटिफाई करता है। अगर हम टाटा ग्रुप में देखें तो यह भूमिका निभाते थे रतन टाटा। रतन टाटा नैतिकता, ट्रस्ट बिल्डिंग, डिसीजन मेकिंग इन्फ्लुएंस, बोर्ड रूम रिस्पेक्ट और पब्लिक कॉन्फिडेंस के साथ साथ गवर्नमेंट कॉन्फिडेंस को भी बहुत ज़्यादा अच्छे से मैनेज करते थे। और इस वजह से वो जब तक जीवित थे और एक्टिव थे, टाटा ट्रस्ट के अंदर का कोई भी विवाद बाहर नहीं आता था। कोई भी उनके फैसले को चैलेंज करने की हिम्मत नहीं कर पाता था। बोर्ड रूम्स में वोटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती थी और सारे के सारे डिसीजंस कंसेंसस यानी कि सर्वसम्मति से हुआ करते थे। उनकी बात ही फाइनल बात हुआ करती थी। इसे कहते हैं मॉरल अथॉरिटी लीडरशिप। उनके पास केवल कानूनी अधिकार नहीं था, बल्कि नैतिक अधिकार भी था जो उन्होंने कमाया था। आप इसका एक क्लासिकल एग्जाम्पल देख सकते हैं, साइरस मिस्त्री वाला केस। साइरस मिस्त्री के समय जब पूरे टाटा में भूचाल आया हुआ था, उस समय पूरा सिस्टम ही टाटा के पीछे खड़ा हो गया। टीके चंद्रशेखरन सहित कई बड़े बड़े दिग्गज तुरंत टाटा के साथ आ गए। क्यों? क्योंकि टाटा की लीडरशिप क्लियर थी, टाटा की लीडरशिप पे ट्रस्ट था। लेकिन रतन टाटा जी के जाने के बाद बहुत कुछ बदला। रतन टाटा के जाने के बाद नोएल टाटा चेयरमैन बनते हैं, लेकिन उनके पास ना उनका वैसा स्ट्रेचर है, ना वैसी अथॉरिटी है और ना ही रतन टाटा जैसा इन्फ्लुएंस है। तो चेंजेस क्या हुए? चेंजेस ये हुए कि जो डिसीजंस कंसेंसस यानी कि सर्वसम्मति से होते थे, उसके लिए वोटिंग कल्चर लाया गया। जो यूनिटी दिखती थी उसकी जगह समूह और गुटबाजी दिख रही है। जहां पर मॉरल अथॉरिटी दिखती थी वहां पर केवल प्रोसीजरल अथॉरिटी दिखती है। और यही वैक्यूम पावर स्ट्रगल में अब टाटा सन्स में बदल गया है। और बदल करके क्या रूप लिया है? बदल करके इसने जो रूप लिया है वो नोएल टाटा बनाम मेहली मिस्त्री का है। वास्तव में क्या हुआ? वास्तव में यह हुआ कि मेहली मिस्त्री जी का टर्म खत्म हुआ और रीअपॉइंटमेंट के समय उनको सर्वसम्मत अप्रूवल नहीं मिला। 3 ट्रस्टीज ने उनके खिलाफ वोट दिया और इसीलिए वो दोबारा नियुक्त नहीं हुए। मेहली मिस्त्री ने इस घटना के बाद क्या किया? महाराष्ट्र में एक कैविएट फाइल करी। और कैविएट का मतलब यह होता है कि टाटा सन्स की किसी भी सुनवाई को जो उनसे संबंधित हो करने से पहले उनका पक्ष भी सुना जाए, यानी कि अदालत या प्राधिकरण उनका पक्ष सुने बिना कोई निर्णय ना ले। जब ऐसी कोई चीज फाइल की जाती है कोर्ट में तो उसको कैविएट कहते हैं। तो यहां पर
रिन्यूअल नहीं होने पर वे कोर्ट चले गए और महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट है उसके अनुसार जो है, जो ट्रस्टी अपॉइंटमेंट है या जो उनका रिमूवल है, उसकी रिपोर्ट चैरिटी कमिश्नर के पास जमा करनी होती है और जहां पर दोनों पक्ष सुने जाते हैं। डिस्प्यूट अगर इनके डिसीजन से दोनों पक्ष सहमत नहीं हुए तो हायर कोर्ट्स में भी जा सकता है। यहाँ सवाल यह है कि लाइफ टाइम अपॉइंटमेंट का एक रेजोल्यूशन पास किया गया था कि सारे ट्रस्टी जब तक जीवित रहेंगे वो पुनर्नियुक्त होते रहेंगे। उस रेजोल्यूशन को ओवरराइड करके इसको वोटिंग बेस्ड कर दिया गया और उसी के कारण जो है मेहली मिस्त्री जी को पद त्यागना पड़ा, उनका रीअपॉइंटमेंट नहीं हो पाया। तो यहाँ पर मुद्दा सबसे बड़ा कानूनी ये है कि जो लाइफ टाइम रीअपॉइंटमेंट का पुराना रेजोल्यूशन था उसे ओवरराइड क्यों किया गया और किस प्रावधान के अंतर्गत किया गया, और रीअपॉइंटमेंट यूनानिमस वोट पर निर्भर था या नहीं था, यह भी देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कानूनी भूमिका फंसती है। देखिए, जब विवाद बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था उस दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि केंद्र में होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर ने दोनों पक्षों को बुलाया, बैठक की और उन्हें समझाया कि मामले को शांत करने के लिए, क्योंकि रतन टाटा का जो समूह है, जो टाटा ग्रुप है, ये केवल एक व्यावसायिक संस्था नहीं है भारत की, यह भारत की स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी का एक स्तंभ भी है। टाटा स्टील की अगर हम बात करें तो स्ट्रेटेजिक मेटल्स के सेक्टर में बहुत बड़ा नाम है। टाटा मोटर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स केवल कमर्शियल व्हीकल्स नहीं बनाता है, डिफेंस व्हीकल्स भी बनाता है। टाटा पावर की बात करें तो वो एनर्जी सेक्टर का एक पिलर है हमारा। टाटा एडवांस सिस्टम्स की बात करें तो एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS की बात करें तो ये हमारे देश की डिजिटल बैकबोन है। इसीलिए सरकार ने बिल्कुल साफ संकेत दिया इन लोगों को कि आप स्टेबिलिटी मेंटेन करिए, स्टेबिलिटी ही प्राथमिक चीज़ है। टाटा की ये जो कहानी है, इस कहानी में भावनाएं हैं, विरासत है, ताकत है, कानून है, धोखाधड़ी भी है। क्योंकि यही मेहली मिस्त्री हैं जिन्होंने नोएल टाटा के अपॉइंटमेंट के समय उन्हें सपोर्ट किया था। अब उन्हें ये लग रहा है कि नोएल टाटा सारी चीज़ों को अपने हाथ में लेना चाहते हैं और यहीं से विवाद ज़्यादा हो रहा है। ये कहानी ये बताती है कि जब संस्थापक या नेता, जब बड़े नेता जो करिस्मेटिक लीडर्स होते हैं वो नहीं रहते हैं तो संस्थान अपने नियम, प्रक्रियाएं और संतुलन तंत्र से खुद से सस्टेन करना बहुत ही मुश्किल पाता है। और यही संस्थागत लोकतंत्र, कॉरपोरेट एथिक्स का असली इम्तहान होता है। तो देखिए, आपको ये समझना होगा, ये मुद्दा केवल और केवल एक वाणिज्यिक इकाई का नहीं है, ये कॉरपोरेट गवर्नेंस का है, कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का है। और इस मामले को आप बहुत अच्छे से और डीपली समझते रहिएगा, क्योंकि टाटा ट्रस्ट केवल एक बिजनेस मॉडल नहीं है, टाटा ट्रस्ट हमारे देश का भी ट्रस्ट है और वहाँ पर हो रही घटनाएं आपके जीवन को भी प्रभावित करेंगी। तो जुड़े रहिए। और इसके साथ साथ अगर आपका कोई विचार है इसके बारे में या किसी भी बारे में जो आपको अगले टॉपिक के लिए चाहिए, आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जिन टॉपिक्स पर आप चाहते हैं कि मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करूं। इसके साथ साथ मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बता देता हूं, UPSC मेंटोर पंकज सर, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको मेरे सारे वीडियोज़ के लिंक मिल जाया करेंगे। और जो बच्चे 2026 के लिए UPSC का प्री देने का प्लान कर रहे हैं और उन्होंने अपनी थोड़ी बहुत तैयारी कर भी ली है, अब उनके लिए एक बहुत बेहतरीन बैच लाया गया है, सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच। और ये सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच क्या होगा, आगे आने वाले 200 दिनों में आपको पूरा का पूरा कोर्स बेसिक से लेकर के अपडेटेड करंट तक रिवाइज कराया जाएगा फास्ट ट्रैक मोड में। उसके टेस्ट लिए जाएंगे टॉपिक वाइज और कंप्लीट टेस्ट का मॉड्यूल दिया जाएगा। उसके साथ साथ आपको अपडेटेड नोट्स और साथ ही साथ अगर आप मेंटोरशिप चाहेंगे तो आपको मेंटोरशिप भी दी जाएगी। तो यह बहुत ही शानदार बैच है, नवंबर में शुरू हो रहा है, 10 नवंबर से। इसको जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए और इसमें आपको 6,999 और 4,999 रुपए में यह बैच आपको मिल रहा है। सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच को ज़रूर ज्वाइन करिए जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी करी है और जिन्हें लगता है कि हमें इस बार निकालना ही है। ध्यान रखिएगा कि जब आप हमारा कोर्स खरीदने जाएं तो PK लाइव कोड का इस्तेमाल करें, क्योंकि इस कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और जो बच्चे 2027 के लिए UPSC की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हमारा प्रतिज्ञा प्लस बैच अवेलेबल है, 12 नवंबर से शुरू हो रहा है। सारी डिटेल्स आप हमारे ऐप पर जा कर के देख सकते हैं, वेबसाइट पर देख सकते हैं। ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको हमारा ब्रोशर मिल जाएगा। उस ब्रोशर में आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगी। कोड याद रखिएगा
कोड है PK Live, इस कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर होगा। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।